नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी कक्षा 10 इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए इम्पोर्टेंट है, मिलकर अध्ययन कर लेते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। जो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पाठ के बाद में जो क्वेश्चन आंसर वो हैं ये। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? जो भारत से बेहतर है श्रीलंका की। आई बात समझ में? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, सबसे आगे है अपन से श्रीलंका मानव विकास के लिहाज से। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? 6,000 है। 6,000। विश्व बैंक के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है? कोई सीमाएं है ना? इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है? विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में उपयोग की जाने वाली मुख्य कसौटी किसी देश के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय या औसत आय है। ठीक है। इस मापदंड की सीमाएं यह हमें इस बारे में नहीं बताता कि व्यक्तिगत देशों में लोगों के बीच यह औसत आय कैसे वितरित की जाती है। आय वितरण के संबंध में प्रति व्यक्ति आय वाले 2 देश बहुत भिन्न हो सकते हैं। एक के पास आय का समान वितरण हो सकता है, जबकि दूसरे में अमीर और गरीब के बीच बड़ी असमानता हो सकती है। राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का मापदंड नहीं है। राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का मापदंड नहीं है। ठीक है ना? विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? विकास मापने का यूएनडीपी विकास को मापने के लिए यूएनडीपी द्वारा उपयोग की जाने वाली कसौटी विश्व बैंक द्वारा इस शर्त में उपयोग किए जाने वाले से अलग है कि यह स्वास्थ्य विकास मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। जिस देश के लोगों की औसतन जीवन प्रत्याशा ज़्यादा हो उससे ज़्यादा विकसित माना जाएगा। शिक्षा किसी देश के शैक्षिक स्तर को देखकर उसके विकास का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आय प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करके यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस देश में जीवन स्तर क्या होगा। अतः यह विकास मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड हो सकता है। यूएनडीपी इन कारकों के संयोजन को विकास के संकेतक के रूप में उपयोग करता है। यह केवल प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर नहीं करता, जैसा कि विश्व बैंक के मामले में है। स्वास्थ्य औसत जीवन प्रत्याशा ज़्यादा हो उसे ज़्यादा विकसित माना जाएगा। शिक्षा किसी देश के शैक्षिक स्तर को देख के उसके विकास का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आय प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करके यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस देश में जीवन स्तर क्या होगा। अतः विकास मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड हो सकता है। यूएनडीपी इन कारकों के संयोजन को विकास के संकेतक के रूप में उपयोग करता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए यूएनडीपी विकास के पहलुओं को मापदंड के लिए किन पहलुओं का उपयोग करता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। या फिर यूएनडीपी किन मापदंडों का उपयोग करता है निम्नलिखित में से? या फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कैसे किसी प्रकार से आंसर क्वेश्चन आ सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? इनके प्रयोग करने की क्या सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हम औसत का उपयोग करते हैं क्योंकि वे एक ही श्रेणी के अलग अलग मात्रा की तुलना करने के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए औसत का उपयोग करना होगा, क्योंकि विविध लोगों की आय में अंतर है। हालांकि औसत के उपयोग की सीमाएं हैं। भले ही वे तुलना के लिए उपयोगी हो, लेकिन वे असमानताओं को भी छिपा सकते हैं। उदाहरण के लिए
किसी देश की शिशु मृत्यु दर उस देश में पैदा हुए पुरुष और महिला शिशुओं के बीच अंतर नहीं करती। किसी देश की शिशु मृत्यु दर उस देश में पैदा हुए और महिला शिशुओं के बीच अंतर नहीं करती। इस तरह का एक और औसत हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता कि एक की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादातर लड़के या लड़कियां है। समझ में नहीं आई बात भाई। हम औसत का उपयोग करते हैं क्योंकि वे एक ही श्रेणी के अलग अलग मात्रा की तुलना करने के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए औसत का उपयोग करना होगा क्योंकि विविध लोगों की आय में अंतर है। हालांकि औसत के उपयोग की सीमा है, भले ही वे तुलना करने के लिए उपयोगी हो, लेकिन वे असमानताओं को छिपा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी देश की शिशु मृत्यु दर उस देश में पैदा हुए पुरुष और महिला शिशुओं के बीच अंतर नहीं करती है। इस तरह का एक औसत हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता है कि एक की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादातर लड़के या लड़कियां हैं। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए निम्नलिखित में कौन मानव विकास में उच्च श्रेणी में है। केरल का मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए। केरल प्रति व्यक्ति कमाई के साथ हरियाणा से बेहतर मानव विकास क्रमांक है। हालांकि कहना गलत होगा कि प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड नहीं है। प्रति व्यक्ति आय निश्चित रूप से एकमात्र मापदंड नहीं है और इसकी अपनी सीमा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह बिल्कुल उपयोगी नहीं है। इसकी औसत की कमी का मुकाबला करने के लिए मानव विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? इसकी औसत की कमी का मुकाबला करने के लिए मानव विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। मानव विकास सूचकांक तुलना के लिए विकास कारकों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आय के संयोजन का उपयोग करता है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय राज्यों के मनी इंडेक्स की तुलना के लिए उपयोगी है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय विकास कारकों में से एक है और इसे दूर नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? दोबारा देख लें भाई। केरल प्रति व्यक्ति कम आय के साथ हरियाणा से बेहतर मानव विकास क्रमांक है, ठीक है ना, यानी कि उससे आगे है। हालांकि यह कहना गलत होगा कि प्रति व्यक्ति आय उपयोगी मापदंड नहीं है। प्रति व्यक्ति आय निश्चित रूप से एकमात्र मापदंड नहीं है और इसकी अपनी सीमा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह बिल्कुल उपयोगी नहीं है। इस औसत की कमी का मुकाबला करने के लिए मानव विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। मानव विकास सूचकांक तुलना के लिए विकास कारकों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, आय के संयोजन का उपयोग करता है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय राज्यों के मनी इंडेक्स की तुलना के लिए उपयोगी है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय विकास कारकों में से एक है और इसे दूर नहीं किया जा सकता है। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है? ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष बाद क्या संभावना हो सकती है? ठीक है भाई। ऊर्जा के स्रोतों का ऊर्जा के वर्तमान स्रोत जो भारत के लोगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं वे है बिजली। पहला, बिजली का उपयोग बहुत फैला हुआ है। इसके सहारे तरह तरह के यंत्र काम करते हैं। साथ ही प्रकाश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भी इसके सहारे चलते हैं। दूसरा है कोयला। कोयले का इस्तेमाल मुख्य रूप से ईंधन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ईंधन के लिए। कोयला का उपयोग वाष्प इंजन में और उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है। थर्ड है कच्चा तेल। कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा वाहक के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे गैसोलीन, जेट ईंधन, डीजल, हीटिंग तेलों में जोड़ा जा सकता है। कच्चा तेल ऊर्जा वाहक के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे गैसोलीन, जेट ईंधन, डीजल, हीटिंग
तेलों से जोड़ा जा सकता है। सौर ऊर्जा, इसका इस्तेमाल अभी बिजली बनाने के लिए मुख्य रूप से किया जा रहा है। सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल रोशनी पैदा करने और हीटिंग के उद्देश्य से किया जाता है। अब से 50 साल बाद अन्य संभावनाओं में इथेनॉल, बायोडीजल, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा का बेहतर उपयोग शामिल हो सकता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। यदि हमें इन संभावनाओं को बचाना है, इन संसाधनों को बचाना है, तो नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग बढ़ाना होगा। आई बात समझ में? अनवीकरणीय, जब किन को बढ़ाना होगा? नवीकरणीय संसाधनों का। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता मतलब धारणीयता। विकास के लिए धारणीयता का मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास भविष्य के साथ मिलकर होना चाहिए। यदि प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव नहीं किया जाता है तो एक समय के बाद विकास रुक जाएगा। अनैतिक रूप से संसाधनों का शोषण अंततः उस विकास को पूर्ववत कर देगा जो किसी देश ने हासिल किया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि भविष्य में संसाधन आगे की प्रगति के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। ठीक है भाई। धरती के पास सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि संसाधन और विकास दोनों हाथ से जाते हैं। विकास की स्थिरता के लिए संसाधनों का रखरखाव भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि कथन का दावा है। भारत के पास पर्याप्त संसाधन है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। हालांकि इनका उपयोग पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने की दृष्टि से किया जाना चाहिए। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। नवीकरण क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए नवीकरणीय में कौन से संसाधन है? यहाँ पर निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है ना। हालांकि इनका उपयोग पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने की दृष्टि से किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादन और उपयोग संतुलन बना रहे और कमी से बचा जा सके। पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने पास देखे हो। पर्यावरण गिरावट विभिन्न तरीकों से प्रकट होती है। पहला है जल प्रदूषण। नदियों, झीलों में कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी, कूड़ा कचरा मिलने से जल प्रदूषण होता है। गंदगी से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव जिंदा नहीं रह पाते। वायु प्रदूषण। ऑटोमोबाइल से अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है। ऑटोमोबाइल से वायु प्रदूषण है। ओजोन परत में छेद भी वायु प्रदूषण की वजह से होता है। जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होती है। भूमि प्रदूषण। भूमि पर कचरा फेंकने से मिट्टी का चरण और भूजल का स्तर गिरता है। कौन सा देश सबसे ऊपर, कौन सा सबसे नीचे है? भाई ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। वर्ष 2017 के लिए भारत उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। जब ये आ रहा है सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर 2011, क्रय शक्ति क्षमता, जन्म के समय संभावित आयु 2017, विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उसके अधिक 2017। भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक 2016। जब श्रीलंका है 11,326 है ना, और यहाँ पे महिला पुरुषों की औसत आयु 75, यानी कि 75 साल तक जीवित रहते हैं यहाँ श्रीलंका में।
विद्यालय औसत आयु 25 से अधिक, यहाँ पे 10.9 है और सूचकांक है 76। फिर ये ओड़ा सोड़ा क्यों दे दिया? इसके बाद में भारत है 68.8 है ना, 6.04 और 130 पे है भाई अपन। भाई बात समझ में। म्यांमार 5567, 66.7 है। ठीक, फिर 4.9 है ना, यहाँ पे 66 साल तक जीवित रहते हैं और 4.9 है 148। पाकिस्तान 2471, 76.6। यार ये इसकी अपनी स्थिति बढ़िया है भाई, औसत आयु में 76.6 है ये पाकिस्तान, यानी कि नेपाल के बाद में पाकिस्तान ही है औसत आयु में। 4.9 है और एक यानी कि 149। इसके बाद में नेपाल, आई बात समझ में। श्रीलंका, भारत, म्यांमार और पाकिस्तान, नेपाल, है ना, पाकिस्तान और ये पाकिस्तान का ये हो गया, नेपाल का ये हो गया। नेपाल है 76.6, नेपाल है 4.9 और 149 नेपाल। और पाकिस्तान 150 पे है 5.2, ये 5.2 है और 66.6। ठीक, नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल 76.6 और बांग्लादेश 72.8 है, 72.8। यूएस में प्रति व्यक्ति आय शीर्ष देश श्रीलंका, निचला देश नेपाल। जन्म के समय संभावित आयु शीर्ष देश श्रीलंका, निचला देश पाकिस्तान, है ना। विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष, उसके अधिक शीर्ष देश श्रीलंका, निचला देश नेपाल, म्यांमार। दुनिया में HDI रैंक शीर्षक देश श्रीलंका, निचला देश नेपाल। नीचे दी गई तालिका में भारत में वयस्कों 15 से 49 वर्ष आयु वाले जिनका की BMI 7 से कम है। BMI मतलब BMI 7 से कम है। BMI 18.5 km का अनुपात दिखाएगा। यह वर्ष 2015-16 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। पता नहीं भैया। केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तर की तुलना कीजिए। ठीक, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में लगभग हर 5 में से एक व्यक्ति अल्पपोषित क्यों है? यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य है। अपने शब्दों में विवरण दीजिए। केरल और मध्य प्रदेश में लोगों का पोषण स्तर अलग अलग है। यहाँ केरल में क्रमशः 8.5% और 10% पुरुष महिलाएं कमज़ोर है। केरल में 8.5 पुरुष और महिला 10%। और कर्नाटक में 17, ठीक, 17% पुरुष और महिला 21%। मध्य प्रदेश 28 है मध्य प्रदेश में। सभी राज्य 20, महिला ज़्यादा है 23। दोबारा देखते हैं। केरल और मध्य प्रदेश के लोगों का पोषण स्तर अलग अलग है। जहाँ केरल में क्रमशः 8.5 और 10% पुरुष और महिलाएं कमज़ोर है, वहीं मध्य प्रदेश में पुरुष और महिलाएं अल्प पोषण के संबंधित प्रतिशत 28% और 28 है। इसका तात्पर्य यह है कि केरल में मध्य प्रदेश की तुलना में अधिक अच्छी तरह से लोगों को पोषण हुआ है। ठीक है भाई।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए अल्प पोषण औसत पूरे देश के लिए अधिक है, जबकि केरल के लिए राष्ट्रीय औसत से कम है। औसत पूरे देश के लिए अधिक है। देश में पर्याप्त भोजन की मौजूदगी के बावजूद हर पांचवा भारतीय कुपोषित है। इसका कारण भोजन का अनियमित और व्यवस्थित वितरण है। देश के कुछ राज्य राशन की दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अन्य रूपों को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। पीडीएस पीडीएस की फुल फॉर्म है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी भोजन के बिना नहीं जाना है, विशेष रूप से गरीबों के लिए, जिनके लिए राशन की दुकानें रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदान करती है। हालांकि अधिक निर्यात और असंगत खाद्य आपूर्ति के कारण आम भारतीय लोग कमज़ोर है। ठीक भाई, ये क्वेश्चन थे, ये हो चुके हैं पाठ्य पुस्तक के। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जैसे कि आ गया कि भाई बताइए केरल का कितने परसेंट पुरुष अल्प पोषित है? 8.5, महिला 10%, कर्नाटक 17, महिलाओं का प्रतिशत है 21 और मध्य प्रदेश का 28 है। सभी राज्य 20 है और महिला 23% को पोषित है। आई बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।